जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और सारे प्यारे दोस्तों का आरडब्ल्यूए के एप्लीकेशन पर बहुत स्वागत है। और दोस्त, आरडब्ल्यूए के एप्लीकेशन को ज्वाइन करने का मतलब है कि आपका भरोसा हमारे ऊपर बहुत गाढ़ा है, बहुत गहरा भरोसा आप करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा आप करते हैं। और विश्वास दिलाता हूं, इस एप्लीकेशन में जिस बच्चे ने भी एनरोल किया है, अगर वह मेहनती और एक आपका डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने वाला छात्र या छात्रा होगा, तो वह इस बार यूपीएसआई की इस भर्ती में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। दोस्त, यूट्यूब का बच्चा भी महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एक गेट है, उसी के माध्यम से आप एप्लीकेशन पर पहुंच पाते हैं। तो हर एक बच्चे का धन्यवाद है, लेकिन आप लोग महत्व ज़्यादा इसलिए रखते हैं, महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपका अतिरिक्त भरोसा या अतिरिक्त धन हम सबको स्टेबल बनाता है, और आपके इसी धन की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं और बहुत सारी योजनाएं बना पाते हैं। तो आपका ये भरोसा हमारे लिए बहुत कीमत रखता है। बहुत सारा थैंक यू सारे प्यारे दोस्तों को जिन्होंने भी इस एप्लीकेशन में एनरोल किया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे मित्र वर्णमाला को, उसी को आगे बढ़ाना है। मैं 1 मिनट फ़ोन रख देता हूँ अपना। उसी को आगे बढ़ाना है। तो कल की क्लास में मैंने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था, क्या बोलेंगे एक बार? मैंने आपको पढ़ाया था भाई साहब। नवीन, ये क्यों नहीं हो पाता होगा? नहीं, स्लाइड नहीं बनानी होती ना, कल भी यही बात थी। 1 मिनट रुकेंगे भाई साहब बस। अब ठीक है, ठीक है, एकदम से यूट्यूब के लिए बनाया करो स्लाइड सिर्फ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था, अंतिम एक बार आप देखेंगे, सजातीय और विजातीय स्वर। मैंने कहा था सजातीय स्वर वह होते हैं जो एक ही जाति से बने होते हैं, जैसे दीर्घ आ ए प्लस ऐसे बना होता है, दीर्घ ई लघु ई और लघु ई से बनी होती है। उसी प्रकार दोस्त, मैंने आपको क्या बताया था, विजातीय स्वर भी बताए थे। विजातीय स्वर मैंने बात की थी ए, ऐ, ओ और औ, यानी विजातीय स्वर 4 होते हैं, और उन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो कभी आपसे पूछे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ, ये चारों क्या होते हैं? ये चारों हमारे विजातीय या संयुक्त स्वर होते हैं। तो दोस्त, हम स्वरों का सारा वर्गीकरण पढ़ चुके। अब आप नई तरफ चलेंगे। एक नया टॉपिक है हमारे पास, एक नया टॉपिक है। बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। लिखेंगे परंपरागत परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, ये क्या होते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, ये समझेंगे। जैसे दोस्त, हम लोग जानते हैं, कई बार हम बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग की। किसकी? अनुस्वार, अनुस्वार और आपका विसर्ग की बात हम करते हैं। तो हम कहते हैं कि जी, या हम कई बार आपका चंद्र बिंदु की बात भी करते हैं। क्या बोलोगे? चंद्र बिंदु की बात भी हम करते हैं। सभी आप जानते हैं इस बारे में। क्या? चंद्र बिंदु, अनुस्वार और आपका विसर्ग, तीनों का एक विशेष महत्व है हिंदी भाषा में, और इन तीनों को ही हम बोलते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। क्या कहते हैं? इन तीनों को ही हम कहते हैं। अच्छा, आज लाइट बंद करनी याद नहीं रही। क्या बोलेंगे? इन तीनों को ही हम कहते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, और परंपरागत अतिरिक्त वर्णों को ही हमको मित्र सीखना है। इसका नाम होता है, हर जगह आप कहीं भी कहेंगे, इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका नाम मित्र आपका अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है। और फिर होता है आपका, इसका नाम मित्र विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग होता है। ये तीनों क्या है? और याद रख लेना, याद रख लेना, इनको ना तो हम स्वर में रखते हैं, ना इनको हम व्यंजन में रखते हैं, और ना स्वर में ना व्यंजन। तो फिर कहाँ रखते हैं और क्यों रखते हैं? ठीक है, किसने कहा है, किस हिंदी के विद्वान ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको ना स्वरों में ना व्यंजनों में रखा जाएगा, तो वो देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो परंपरागत अतिरिक्त वर्ण में सबसे पहले हम समझते हैं आपका किसको दोस्त? सबसे पहले हम समझते हैं परंपरागत में, याद रखेंगे, परंपरागत में सबसे पहले हम समझेंगे आपका अनुनासिक को। किसको? अनुनासिक। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं हिंदी भाषा में? आप कहेंगे 3 होते हैं।
एक होता है आपका अनुनासिक, जिसको मैं कहूं तो हम चंद्र बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? चंद्र बिंदु के द्वारा। अनुनासिक भाई साहब होता क्या है, ये समझना होगा। अनुनासिक हम उसको कहेंगे मित्र, अनुनासिक हम कहेंगे जिसमें जिसमें नाक से कम, क्या बोलोगे? नाक से कम, नाक से कम, नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती हो। मुख से, मुख से, मुख से ज्यादा वायु निकलती हो, ज्यादा वायु निकलती हो, ज्यादा वायु निकलती हो। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं मित्र? उच्चारण की। ये बात तो जानते ही हैं। अगर हम वायु निकलने की बात कर रहे हैं तो कहाँ से वायु बात कर रहे हैं? हम उच्चारण में बात कर रहे हैं, यानी हम उच्चारण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुनासिक तो हो गया जिसमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती हो। इतनी बात तो हमको समझ में आती है जी। अगली बात क्या समझनी होगी? अगली बात समझनी होगी यह है तत्सम शब्दों में। अभी हालांकि आप तत्सम नहीं जानते होंगे, लेकिन जान जाएंगे धीरे धीरे। यह है तत्सम। तत्सम बोले तो संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है। किसमें? तत्सम संस्कृत शब्दों में, यानी हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द प्रयोग होंगे, शब्दों में, शब्दों में, सॉरी, शब्दों में, शब्दों में, शब्दों में प्रयोग होता है। आप बताएंगे बच्चे, आपने चांद बिंदु या चंद्र बिंदु कौन कौन से शब्दों में देखा है? कौन कौन से शब्दों में देखा है? जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, मैंने कहा कि जो अनुनासिक है, जो चंद्र बिंदु है, अभी मेरा मित्र कोई ना पूछे कि चंद्र बिंदु इस शब्द पर ऐसे क्यों लगता है, आप स्वयं जान जाएंगे। अगले 10 मिनट में सारे हल आपके पास होंगे। अभी आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। अनुनासिक उसको कहेंगे जिसमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है, और ये क्या बोलेंगे आपका तत्सम, यानी संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होते हैं। और संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होने का मतलब है, इसके कुछ उदाहरण भी अगर हम लिखें तो कौन कौन से होंगे। जैसे इसके कुछ उदाहरण मैं लिखता हूं, इसके उदाहरण कुछ होंगे आपका। जैसे मैं लिख सकता हूं गांव शब्द को, तो बहुत ध्यान से यही सीखना है। गांव शब्द को मैं लिख दूं, या मैं चांद शब्द को लिख दूं। किसको? चांद शब्द को लिख दूं। क्या बोलेंगे आपका? चांद शब्द को मैं लिख दूं। सॉरी, मैंने एक शब्द यहां पर गलत लिख दिया है, मैंने तत्सम लिख दिया, मैं तद्भव लिखना, तद्भव, तद्भव, सॉरी, रियली सॉरी। तद्भव शब्दों में, तत्सम में तो हम किसका? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है, क्योंकि चांद से मुझे ध्यान आया, तद्भव यानी कि हिंदी के शब्दों में। अभी मुझे ध्यान आया दोस्त, क्योंकि तत्सम का शब्द चांद नहीं चंद्र है। क्या है? चंद्र होगा। ठीक है, जैसे गांव नहीं, तत्सम का शब्द होता है आपका, क्या बोलेंगे? तत्सम का शब्द होता है आपका ग्राम। ठीक है, तत्सम का शब्द होगा। ये छोटा सा करेक्शन करेंगे मित्र। गांव हो गया, चांद हो गया। जैसे मैं बोल सकता हूं आपसे, दांत शब्द को कहूंगा मैं, क्योंकि तत्सम में तो हम इसको दंत कहते हैं, दांत होगा। कांटा, जैसे तत्सम में हम इसको कंटक कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटक कहते हैं। ठीक है, पांच कहेंगे, पांच हो गया, पांच हो गया। तो क्या बोलेंगे? मैंने आपको बताया कि जो अनुनासिक है, जो चंद्रबिंदु है, वह कहाँ पर प्रयोग होगा? जब हम कहेंगे कि नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती हो। अन्य शब्द भी मित्र आप सोचेंगे, अन्य अन्य कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। मैं अपने सारे मित्रों से उम्मीद करूंगा कि वो एक एक शब्द लिख करके दिखाएंगे, एक एक शब्द सब सोचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका किसकी? दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा जो हमारा होता है अनुनासिक या चंद्रबिंदु की बात हमने कर ली। दूसरा हम बात करेंगे मित्र आपका किसकी? दूसरा बात करेंगे हम अनुस्वार की। किसकी? अनुस्वार। और इसका दर्शन बिंदु कैसा होता है? अनुस्वार को दोस्त हम सिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा के दर्शाते हैं। किसके? सिरोरेखा के ऊपर ये चंद्र बिंदु हो गया, सिरोरेखा के ऊपर ये बिंदु हो गया। अंतर क्या है अभी हम सीख पाएंगे थोड़ी ही देर में। तो ये इसका विपरीत होगा, यानी क्या कहेंगे? जिसमें नाक से अधिक, बोलकर भी देखना, अभी हम इनका उच्चारण करेंगे सभी का। जिसमें नाक से अधिक, क्या बोलोगे? नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है। नाक से अधिक और मुख से, क्या बोलोगे?
मुख से, नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है। कैसी वायु निकलती है? मुख से कम वायु निकलती है। हम उच्चारण भी करके देखेंगे मित्र अभी। निकलती है, जैसे मैं बात करता हूं आपसे, तो ये कहां पर प्रयोग होंगे? तो हम कहेंगे भैया जी ये होंगे हमारा यह तत्सम शब्दों में, यानी कि आपका संस्कृत के शब्दों में। तत्सम अर्थात संस्कृत, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। शब्दों में शब्दों में शब्दों में प्रयोग होता है। क्या बोलेंगे? प्रयोग होता है। जैसे मित्र कुछ शब्द देखें, कुछ शब्द सोचें, कुछ शब्द सोचें जो आपका संस्कृत के हों। किसके हों? संस्कृत के हों। तो मैं उदाहरण के रूप में कौन कौन से शब्दों को ले सकता हूं मित्र? तो उदाहरण के रूप में भाई साहब आप देखेंगे, जैसे गांव का तो नहीं बनता, लेकिन चांद का बन जाएगा, चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्र हो जाएगा। दांत का हम दंत ले सकते हैं, दंत ले सकते हैं। ठीक है। कांटा को क्या बोलते हैं? कंटक कहा जाता है, कंटक कहा जाता है। और शब्द आपका पांच का पंच हो सकता है। क्या बोलोगे? पंच हो सकता है, आपका पंच हो सकता है। और भी शब्द सोचे, जैसे गंगा शब्द होता है। क्या बोलेंगे? गंगा शब्द भैया हो जाएगा आपका, या संयम शब्द हो जाएगा, संयम। या मैं बोलूं मित्र आपका संस्कार शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कार शब्द हो जाएगा, जो आपका तत्सम के हैं। किसके हैं? जो आपका संस्कृत के शब्द हैं। जैसे मेरे दोस्तों ने कुछ ने भुजंग लिखा है, कुछ मेरे दोस्तों ने अंगूर लिखा है, कुछ मेरे दोस्तों ने अभी हंसी की बात करेंगे मित्र, अभी सीखेंगे। वो पहले एक क्रम से चीजों को सीखना होता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो हर्ष है वो हंसना बताता है, जबकि हंस जो होता है मित्र, हंस जो होता है वह एक पक्षी यानी कि एक जीव को दर्शाता है। ठीक है। कुछ मेरे दोस्तों ने संघ का आंसर दिया है, वेरी गुड। तो दो बातों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट है हमारा क्या मित्र? विसर्ग। क्या बोलेंगे भैया? तीसरा जो हिस्सा होगा हमारा इसका, तीसरा परंपरागत अतिवर्ण आता है विसर्ग। क्या बोलेंगे जी? तीसरा आता है हमारे पास विसर्ग। और विसर्ग की मित्र अगर हम बात करते हैं, विसर्ग की अगर हम बात करते हैं आपका, तो विसर्ग के बारे में ये बात याद रख लेनी होगी। संस्कृत के शब्दों में, क्या बोलोगे? संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का क्या प्रतीक है? ये संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में शब्दों में शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। स्वर के बाद, स्वर के बाद प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होगा? स्वर के बाद, स्वर के बाद प्रयोग होता है। कैसे जी? स्वर के बाद कैसे, जरा देखते हैं। जैसे आपका कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं मित्र, कुछ उदाहरण भाई साहब हम इसके ले सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण होंगे जरा ध्यान से समझना। उदाहरण होंगे इसके कौन कौन से? जैसे प्रातः होता है, प्रातः होता है, अतः होता है, अतः होता है। दुख में ये बीच में लग जाता है, बीच में क्यों लगता है भैया ये भी जरा बताना। दुख में बीच में क्यों आता है? या दुख के साथ में हम बात करें, जैसे प्रातः काल में भी बीच में आ जाता है, साय काल में भी बीच में आ जाता है, अधः पतन उसमें भी बीच में आ जाता है। बीच में क्यों आता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। अभी हमने बस थोड़ी सी परिभाषा जानी मित्र, जरा एक बार देखेंगे कि अनुनासिक उसको कहते हैं जिससे नाक से कम निकले और मुख से ज्यादा वायु निकले। तो क्या बोलेंगे? बोल के देखें। क्या बोलेंगे? नाक से कम। गांव बोले आप, चांद बोले, दांत बोले, कांटा बोले, पांच बोले, तो आप कहेंगे भैया मुख से ज्यादा वायु निकल रही है लेकिन नाक से कम निकल रही है। लेकिन यहां पर आप बोले चंद्र, बोल के देखिए, नाक पर एक जोर जाएगा आपके। दंत बोलेंगे आप, नाक से वायु निकलेगी। कंटक बोले, पंच बोले, गंगा बोले, संयम बोले, या फिर संस्कार कहें। और बच्चे जब आप योग क्रिया को सीखते हैं तब ज्यादा से ज्यादा अनुस्वार शब्दों का प्रयोग कराया जाता है, ताकि आपका जो नाड़ी से संबंधित, नाक से संबंधित कहते हैं, आप किसी भी एक अनुस्वार शब्द को अनेक बार बोलें तो यह आपकी नाक और नाक यानी वात के जितने भी रोग हैं उनको सही करता है, क्योंकि इसमें नाक पर जोर पड़ता है। ठीक है। विसर्ग क्या होगा? संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। इतनी बात समझ में आई, बेसिक सी एक परिभाषा समझ में आई। कोई मेरे दोस्त को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई परेशानी इस बात में हो तो जरा बताएंगे और एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है।
आगे आएंगे, बोलेंगे जी। अनुस्वार को बोल के देखिए तो क्या होगा। अब हम कई बार पुस्तकों में ये पढ़ते हैं कि अनुस्वार वह है जिसमें नाक से सिर्फ वायु निकलती है। वह परिभाषा एकदम गलत होती है मित्र, क्योंकि आप चंद्र को बोलेंगे बिगर मुख के तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। सिर्फ नाक से कुछ बोला जा सकता है क्या? आप एक बार बोल के देखिए, सिर्फ नाक से प्रयास करिए आप। क्या नाक से सिर्फ उच्चारण कोई किया जा सकता है? नाक से शब्द का नहीं, हाँ आपका वर्ण का उच्चारण किया जा सकता है, जिसमें आवाज आती है न भी वो आप बोलेंगे तो न, अणे अणे बोलेंगे तो नाक पर प्रभाव जाएगा, लेकिन मुख की तो आवश्यकता होगी। मुख की तो आवश्यकता हमेशा उच्चारण के लिए होगी। इतनी बात में मेरे मित्र किसी को कोई परेशानी तो एक बार बताएंगे। इसी प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाते हैं और सीखेंगे। ध्यान से देखना। अब बात आती है मित्र आपकी, ध्यान से देखेंगे। एक बार एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले एक नोट लिखेंगे छोटा सा, तब हम बाकी की चीजों को, इसके अगले स्टेप को हम सीखेंगे। नोट है जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी हैं, लिखेंगे पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार क्या कहते हैं ये कहते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। क्या है? विसर्ग स्वर नहीं है। एक बात तो ये कही इन्होंने, क्या कही, कैसे कही, क्या आधार पर कही, वो बात देखेंगे। तो क्या कहेंगे, ये कहते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग जो है वो स्वर नहीं है। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि जो आपका ये है, इन्हीं के बारे में कहते हैं, यह है व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। पहले लिखें या पूर्व लिखें, क्या बोलेंगे? स्वर से पूर्व का मतलब पहले नहीं आते, पश्चात आते हैं। क्या बोलोगे? पश्चात, यानी कि बाद में आते हैं। कब आते हैं? क्या बोल रहे हैं कि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व या पहले नहीं आते। कब आते हैं? बाद में आते हैं। इसीलिए व्यंजन भी नहीं है। इसलिए व्यंजन भी नहीं है। अतः इनको अयोगवाह कहा गया है। क्या कहा गया है? अतः इनको अयोगवाह कहा गया है। क्या बोलोगे? इनको अयोगवाह कहा गया है। क्या कहा गया है? इनको अयोगवाह कहा गया है। अयोगवाह का मतलब होता है जो बच्चे योग ना होने पर भी साथ रहे, यानी योग नहीं है तब भी साथ रहे, तो उसको हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, उसको हम अयोगवाह कहते हैं। अब बात आती है इनकी परिभाषा को समझने की कि क्यों दोस्त आपका अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार को ही हम क्या बोलेंगे, आपका चंद्रबिंदु उसी का एक रूप है, तो इनको ना तो स्वर कहेंगे ना व्यंजन। क्या कारण रहे? उन्होंने कहा है, पहले कारण को समझते हैं। जैसे मैं दोस्त कभी भी एक शब्द लिखूं आपसे, जैसे ऐसे शब्द लिखो जिनमें विसर्ग आता है। आप कहें जैसे कि भैया अतः हो गया, प्रातः हो गया, क्या हो गया? प्रातः हो गया, ठीक है। या ऐसा कोई शब्द लिखें बच्चे जिसमें अनुस्वार आपका आता हो, तो आप कहेंगे भैया ऐसा मैं एक शब्द लिख सकता हूं, ठंड शब्द को मैं लिख सकता हूं, ठीक है। एक तो ये शब्द हुए। एक व्यंजनों की तरह किसी एक व्यंजन को लिख लें, जैसे व्यंजन मैंने लिख लिया कै, खा मैंने लिख लिया, या मैंने गा लिख लिया, ठीक है। इतनी बात समझे। तो व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व नहीं आते, इस स्टेटमेंट को समझ। ये कथन क्या कहता है कि कै का अगर मैं विच्छेद करूं मित्र तो क्या होगा? का धन ए होगा कि नहीं होगा? यस और नो। खे का मैं विच्छेद करूं तो क्या होगा? खे धन ए होगा मित्र या नहीं होगा? या गे का मैं विच्छेद करूं तो गे धन ई
गय धन ए होगा कि नहीं होगा? या मैं बोल दूं एक शब्द मैंने लिख दिया जी, क्या लिख दिया? जी शब्द को मैंने लिख दिया, और इसका मैं आपसे पूछूं कि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे जी, क्या विच्छेद होगा? तो आप कहेंगे भैया जा में दीर्घ ई है, जा में दीर्घ ई है। यानी मित्र आप किसी भी वर्ण को गौर से देखना, गौर से देखेंगे तो कौन पहले आता है मुझे बताएं, व्यंजन पहले आता है कि स्वर पहले आता है? सभी को आप देखिए, कभी भी मात्रा रहेगी तो कौन पहले आएगा, व्यंजन पहले कि स्वर पहले? यानी मेरी समझ में एक बात आई जो मैंने यहां पर लिखी कि व्यंजन विच्छेद में स्वर से पहले आता है। क्या बोलेंगे? छोटी सी एक बात मैंने जानी, व्यंजन स्वर से क्या आता है, पहले आता है। कहां आता है? पहले आता है, पहले आता है। कौन पहले आता है? व्यंजन। उसी बात को ये कह रहे हैं कि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व में आता है, स्वर से पूर्व में आता है। क्या बोलेंगे? व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व में आता है। कौन आता है पूर्व में? व्यंजन आता है। लेकिन इनका कथन क्या कहता है कि जो अयोग वहां है, जो अयोग वहां है वो स्वर से पूर्व कभी नहीं आते। यहां देखें कहां पर आया है, आप कहेंगे आ धन ता है। क्या है कि ता में क्या लिखा हुआ है आपका? आ है लिखा हुआ है। तो बाद में है विसर्ग की, बोलेंगे विसर्ग बाद में है दोस्त आपका। प्रातः को अभी समझाता हूं आपको। तो आप कहेंगे भैया एकदम सही बात है कि व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व कभी नहीं आते, हमेशा कहां आते हैं? हमेशा कहां आते हैं आपका? बाद में आते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। इसीलिए व्यंजन भी नहीं है। व्यंजन कब होगा? व्यंजन कब होगा? जब स्वर से पहले आए। कब आए? जब स्वर से पहले आए। क्या आया स्वर से पहले? कभी भी। ठीक है, तो व्यंजन नहीं है। अब बात समझते हैं स्वर की। हिंदी भाषा में मित्र एक बात लिखना, एक बात नोट करना, हिंदी में कोई दो स्वर, अब पूरी बात क्लियर होगी आप लोगों को, हिंदी में कोई दो स्वर साथी नहीं हो सकते। कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते, साथ नहीं लिखे जा सकते। आप कोई शब्द प्रयास कीजिए, लिखे जा सकते। आप कोई शब्द प्रयास कीजिए जिसमें दो स्वर आपने कभी साथ देखे हों, और फिर ध्यान से समझेंगे। जिसमें कोई दो स्वर साथ आते हों, ऐसा कुछ सोच के देखिए। दो व्यंजन तो दोस्त आप एक साथ देख लेंगे, द्वितीय व्यंजन आप देख लेंगे, जैसे दिल्ली में, जैसे बच्चा में मैंने आपको बताया। लेकिन मित्र कभी भी दो स्वर क्या आपने साथ देखे हैं? एक बार बताएं। तो आप कहेंगे भैया आपने एक शब्द बताया अभी अतः, प्रातः को अभी समझेंगे। अतः का अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो आप कहेंगे आ, ता में क्या होगा? ता में एक ए होगा और ए के साथ विसर्ग है। यानी अगर विसर्ग को भी आप कहें स्वर है, अगर मैं विसर्ग को भी स्वर कहूं तो ए तो आप जानते ही हैं एक स्वर है। क्या ऐसा हिंदी भाषा में हो सकता है कि दो स्वर साथ आ जाएं? क्या ऐसा हो सकता है मित्र कि दो स्वर साथ आ जाएं? कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा है कि दो स्वर साथ आ जाएं? क्या बोलोगे? कोई दो स्वर साथ में आ जाएं, बोलेंगे भी फटाफट से। कभी भी बोलेंगे एक बार। बाल्टी में कहां शब्द आया दोस्त? बाल्टी में कहां शब्द आया आपका? बोलेंगे एक बार। सारे दोस्त बोलेंगे एक बार। लस्सी में क्यों? लस्सी द्वित्व है दोस्त। मैं व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर की बात कर रहा हूं कि एक शब्द को हम कभी लिख रहे हैं तो हिंदी में कोई दो स्वर क्या साथ आ सकते हैं? कोई दो स्वर क्या साथ आ सकते हैं किसी शब्द में? और याद रख लेना वह शब्द, अगली स्टेप पर मैं आपको बढ़ाऊं, वह क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्रिया शब्दों में ऐसा होता है, वह क्रिया शब्द ना हो। क्या ना हो? वह कोई क्रिया को दर्शाने वाला शब्द ना हो। क्या बोलेंगे? इसके आगे बढ़े कि भैया दो स्वर साथ नहीं हो सकते, किस पर? वह क्रिया शब्द ना हो। जरा देखेंगे एक बार। वह एक क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए। मेरे एक मित्र ने लिखा है आई, आई एक क्रिया शब्द है। आओ मेरे मित्र एक क्रिया शब्द है। आओ एक क्रिया शब्द है। क्या बोलेंगे? आओ एक क्रिया शब्द है। बच्चे बोलेंगे एक बार। आई आओ, जितने भी मेरे मित्र लिख रहे हैं ये सब क्रिया शब्द हैं, और ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि आई और आओ में आते हैं। ठीक है, आई और आओ में आते हैं। ठीक है,
हिंदी भाषा का ऐसा कोई शब्द नहीं होता, हिंदी भाषा का मित्र ऐसे शब्द नहीं होते। होगा तो कोई अपवाद में होगा, अपवाद में होगा, लेकिन अधिकांश है, हम ये देखते हैं, अधिकांश हम देखते हैं। जैसे मेरे एक मित्र ने आईना लिखा है, आईना मित्र हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। आईना जो है वो आपका विदेशज शब्द है, वह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। क्या बोलेंगे? वह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है संकेत जी, मेरे दोस्त सागर जी, वह आपका क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। आइए भी मित्र क्रिया को दर्शाता है, आइए भी क्रिया को दर्शाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे तो अधिकांश है हम यह देख पाते हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश शब्दों में यह देखा जाता है कि दो स्वर साथ नहीं होते। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम विसर्ग को स्वर का साथी नहीं मान सकते, स्वर के साथ नहीं मान सकते। ये तो इन्होंने दिया किसके लिए? स्वर के लिए। किसके लिए? अधिकतम में, अधिकतम शब्दों में। हो सकता है कि बहुत सारे, जब इन्होंने सब इस परिभाषा को दिया तो उसके बाद में बहुत सारे शब्द फिर निकल के आए हों जिनमें ये प्रयोग हुए हों, या नए शब्दों में कल ये होने लग जाए, कल ये शब्दों में होने लग जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने कही कि व्यंजन पहले आता है और उसके बाद में क्या आता है? स्वर आता है। क्या आता है? व्यंजन पहले आता है और उसके बाद में स्वर आता है। तो क्या बोले कि ये व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व नहीं आते। किससे पूर्व नहीं आते? स्वर से पूर्व नहीं आते। जैसे अभी अतः में देखा आपने, क्या बोलोगे? अतः में आपने देखा कि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, तो कहाँ आते हैं फिर भैया? आप कहेंगे भैया जी ये हमने देखा कि ये आया है आपका किसके बाद में? ये आया है व्यंजन के बाद में। तो बाद में आया है, स्वर के कहां पर आया है? बाद में। ये स्वर है और ये स्वर के कहां पर आया है? स्वर के पहले कौन है? स्वर के पहले व्यंजन है। तो व्यंजन तो स्वर से पहले होता है। क्या बोलोगे? किसी एक वर्ण में व्यंजन जो होता है, जैसे तय की बात हम अगर करें, सिर्फ तय को देखें दोस्त, क्या होगा आपका कि यहां पर मैं इसको ऐसे विच्छेद कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आप कहेंगे हाँ भैया। तो यहां पर मित्र एक बात देखें, ये क्या है? ये व्यंजन है, यह एक स्वर है। यानी आप कहेंगे किसी अकेले वर्ण की यदि हम बात करते हैं तो व्यंजन कहां आता है? स्वर से हमेशा पहले आता है। व्यंजन कहां आता है? स्वर से पहले आता है। व्यंजन कहां आता है? स्वर से पहले आता है। लेकिन ये तो मित्र किसके बाद गया? ये तो स्वर के बाद गया। क्या बाद में व्यंजन आ सकता है? मुझे बताएं, यस और नो, मुझे बताएं, क्या आपका व्यंजन बाद में आ सकता है? आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब यह व्यंजन भी नहीं है। ये दो सिद्धांत उन्होंने दिए बच्चे मानने के। क्या बोलेंगे? क्या यह दो सिद्धांत उन्होंने दिया, इसको मानने के। इतनी बात समझ में आई कि क्या बोलेंगे, कभी भी हम ये बात नहीं कहेंगे कि अनुस्वार को स्वर कहें या विसर्ग को स्वर कहें। तो मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, उम्मीद करूंगा थोड़ी सी आप समझाए, थोड़ी सी आप समझ पाए। मेरे दोस्त, एक बच्चा कह रहा सर आई में आया हुआ है ए और ई। बेटा, आई का मतलब आना को दर्शाता है, वह एक क्रिया शब्द है। जो है क्रिया शब्द ना हो, ये बात मैंने लिख दी है। अभी मेरे कुछ मित्र शायद क्रिया को ना जानते होंगे। क्रिया किसी काम के होने को दर्शाती है। आना, जाना, जब ना लगा हो किसी मूल धातु में, खाना, टहलना, सोना, ये सब क्रिया शब्द होते हैं। बात समझे? इतनी थोड़ी सी बात समझ में आई तो कभी भी आप यह नहीं कहेंगे, कभी भी मेरे मित्र आप यह नहीं कहेंगे कि आपका जो अनुस्वार है और विसर्ग है वह आपके स्वर या व्यंजन होंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत? वापस चले मित्र आपका, क्या हम वापस चल सकते हैं अपनी बात पर? अब आते हैं इधर। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि दोस्त यहाँ इन शब्दों को देखिए, ये कैसे शब्द हैं? आप कहेंगे जी ये भाई साहब हमारे तद्भव शब्द हैं। और चंद्रबिंदु का प्रयोग किसमें होता है? तद्भव में होता है। चंद्रबिंदु का प्रयोग किसमें होता है? वह मित्र आपका तद्भव में होता है। कहाँ पर होता है? वह आपका तद्भव में होता है। ठीक है। और आपका अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर होता है? वह संस्कृत के शब्दों में होता है। एक दूसरी बात मैंने आपको समझाई यहाँ विसर्ग में, मैंने कहा बीच में क्यों आ जाता है विसर्ग, ये बात भी जानेंगे। ठीक है सर, दूसरी बात थोड़ी कम समझ में आई है। दूसरी बात सबसे आसान है दोस्त, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा यहां समझाता हूं। मैंने बोला कि मुझे आप सारे दोस्त गह का विच्छेद करके बताइए। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे गह का विच्छेद भैया जी, मैं फिर से मित्र आपको बता रहा हूं, गह धन ए होता है।
तो पहले कौन आता है? तो व्यंजन सदैव स्वर से पहले आता है अगर हम किसी एक वर्ण का विच्छेद करें। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन दोस्त जो विसर्ग है, विसर्ग तो कहां आता है? विसर्ग तो हमेशा बाद में लगता है। और व्यंजन की परिभाषा ये कहती है कि व्यंजन अगर कुछ है, अगर किसी को आप व्यंजन कहते हैं तो वह स्वर से पहले आना चाहिए, वह स्वर से पहले आना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया स्वर से पहले आना चाहिए, लेकिन ये तो स्वर के बाद में है, इसीलिए क्या इसको हम व्यंजन कहेंगे या इसको व्यंजन कहें? मैंने एक परिभाषा बताई, बोलो पहले वाले को व्यंजन कहें या बाद वाले को व्यंजन कहें? तो आप कहेंगे भैया पहले वाले को ही व्यंजन कहेंगे, बाद में तो व्यंजन आता ही नहीं अगर हम एक एक वर्ण का विच्छेद कर रहे हैं। वाले समझे बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हुई? अब आते हैं मित्र इस बात पर आते हैं, यानी ये तो बात हमने आपको समझाई कि विसर्ग अंत में आता है। इतनी बात तो क्लियर हुई कि संस्कृत के शब्दों में है का भाव बताता है का, प्रातः अतः बाद में आता है। लेकिन भैया ये बीच में क्यों आ जाता है? दरअसल में बच्चे ये संधि विच्छेद में हम पूर्ण रूप से जान पाएंगे कि ये दरअसल में दो शब्द हैं। दुख का संधि विच्छेद होता है दुहु धन ख, क्या होता है? दुहु धन ख। और प्रातःकाल का जो संधि विच्छेद होता है मित्र, वह होता है प्रातः धन काल। ऐसा ही एक शब्द होता है, एक क्या बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे मैं ले लूं अधः धन पतन, क्या होगा? अधः धन पतन। तो मित्र ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि इनको यदि हम जोड़ें तो क्या आएगा? आपका अधपतन आएगा। अभी मेरे बहुत सारे मित्र संधि नहीं जानते होंगे, ठीक है? अभी बस थोड़ा सा जान लीजिए और उस समय पर ध्यान रखना। इसको हम दुख कहेंगे, इसको हम मित्र क्या कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रातः काल। तो संधि ये कहती है, संधि क्या कहती है? संधि कहती है कि यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में का, क्या हो? विसर्ग के बाद में का, खा, पा और फा भी हो। जैसे एक शब्द फा से भी बनता है अधा फलन। कभी हम जोड़ें अधा धन फलन तो क्या होगा मित्र? आपका अधा फलन होगा। क्या होगा? अधा फलन होगा। यानी ये शब्द जो होते हैं, क्या कहेंगे? जिन मेरे मित्रों को नोट बनाना है, हालांकि मैं आपको संधि में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वहां भी हम इसका नोट बनाएंगे। क्या बोलेंगे? वहां भी हम इसका नोट बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि भैया, आप कहेंगे कि विसर्ग के बाद में यदि क्या हो? का, खा, पा और फे हो तो विसर्ग अपनी स्थिति में बना रहता है, वह हटता नहीं है। क्या बोलेंगे? वह हटता नहीं है। बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे? अगर विसर्ग के बाद में का, खा, पा और फा हो तो कभी भी विसर्ग हटता नहीं है। तो दुख में बीच में विसर्ग होने का कारण संधि का निर्माण है। क्या बोलोगे? दुख में बीच में अगर कोई पूछे कि बीच में क्यों विसर्ग लगा रहता है, तो आप कहेंगे वह संधि के बनने की वजह से, दुह धन ख के निर्माण की वजह से, या जैसे मैंने बोला प्रातः धन काल, यानी संधि विच्छेद के बाद में आप किसी भी दोस्त को सिखाएंगे कि का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग हटता नहीं है। बात को समझे? बात को समझे मेरे मित्र? इतनी बात बताएंगे एक बार। बात को समझे मेरे मित्र? एक बार बोलेंगे? बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? सर जी धुआं, धुआं, हाँ बच्चे धुआं, आपका धुआं जो है वो तद्भव का शब्द है। संस्कृत में तो उसको हम धूम्र कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम्र कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में। सर एक बच्चे ने पूछा है निर्नुनासिक क्या होते हैं? बच्चे जो अनुनासिक नहीं है वही निर्नुनासिक होते हैं और स्वरों को बोलते हैं। जैसे अनुनासिक तो मैंने बता दिया, जिनको हम बोलेंगे अनुनासिक हो गया चंद्र बिंदु वाला। अगर हम बोले निर्नुनासिक क्या होता है, वह लघु ए और दीर्घ आ होता है मेरे मित्र। एक नीशु मेरे दोस्त पूछ रहे उदासीन स्वर कौन सा है? मैंने कल ही बताया है उदासीन स्वर ए है। शायद आपने कल की क्लास नहीं की है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, चलेंगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? ये बड़ा गूढ़ एक तरीका था। मैं उम्मीद करूंगा आपने इसको सीखा होगा और बड़े प्यार से जान लिया होगा। कभी भी बच्चे ऐसा आप ना दर्शाए मुझको कि मैं ये सोचने को मजबूर हो जाऊं कि आपने नकल से ग्रेजुएशन की है। मैं आपको ग्रेजुएट समझूं तो ये बात मैं क्या भूल कर रहा हूं? क्या मैं ये गलती कर रहा हूं कि आप लोग ग्रेजुएट हैं और क्या क्या गया को समझने की क्षमता रखते हैं? ठीक है। जैसे एक मेरे दोस्त ने बोला है कि धुआं लिख दीजिए, धुआं क्या होगा?
धुआं, दोस्त वर्तनी में सीखेंगे धुआं लिखना। ऐसे लिख रहा है मेरा दोस्त, क्या धुआं को मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप इसको बोल के देखिए ना भाई, धुआं, आवाज कहाँ आ रही है? यहां पर आ रही है, तो यहां क्यों लगाएंगे मात्रा? इस तरह के शब्दों को चैप्टर वाइज हम सीखेंगे, वर्तनी में सीखेंगे। एक बार दोस्त मैं रिवाइज कर देता हूं, मैंने आपको क्या बताया। मैंने बताया चंद्रबिंदु, और मेरे साथ सारे मित्र रिपीट करेंगे, ये कैसे शब्दों में इस्तेमाल होगा? ये आप कहेंगे तद्भव शब्दों में भैया इस्तेमाल होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम? अनुनासिक कहेंगे। ये बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात मैंने दोस्त आपको बताई, जो अनुस्वार है वो कैसे शब्दों में प्रयोग होगा, तो आप कहेंगे भैया वो तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, यानी संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है। तीसरी बात मेरे मित्र, मैंने विसर्ग की आपको बताई, जो किसके बाद लगेगा? हमेशा स्वर के बाद लगता है। किसके बाद लगता है? स्वर के बाद लगता है। किसके बाद? स्वर के बाद लगता है। क्या बोलेंगे? स्वर के बाद लगता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? संस्कृत के शब्दों में ही यह भी लगता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। तो मैंने बताया आपको भैया तद्भव। अब कुछ शब्द देखते हैं, कुछ शब्द देखते हैं हम लोग। जैसे मैं बोल दूं, आपने कभी कोई शब्द देखा हो, जैसे कैंची शब्द को यदि आपने देखा है कभी, कैंची शब्द को आपने कभी देखा है, तो आप कहेंगे भैया कभी भी यदि मात्रा है तो मात्रा के साथ में चंद्रबिंदु नहीं आएगा। अगले स्टेप की तरफ बढ़े। जैसे मैं बोल दूं कैंची शब्द है, कैंची शब्द हो गया आपका, कैंची शब्द हो गया। दूसरा शब्द हम देख सकते हैं आपका, दूसरा शब्द हम देख सकते हैं, कोई भी अंक की बिंदी का शब्द देख लें, या मैं बोलूं आपसे मित्र आपका कैंची, कौन सा ठीक होगा? कौन सा ठीक होगा? बोले ए कि बी ठीक होगा? तो आप कहेंगे भैया कभी भी मात्रा यदि आई हुई है, तो मात्रा किस किस की होती है? जैसे ए, आ, ठीक है। आप क्या बोलोगे? ई की मात्रा होती है, छोटी ई होती है ये। दीर्घ ई की मात्रा होती है ये वाली, ए आ ई। ऊ की मात्रा होती है आपका नीचे की तरफ होती है, फिर दीर्घ ऊ आ जाता है, फिर री आ जाता है नीचे की तरफ, फिर आपका अय आता है, फिर दीर्घ अय आता है, फिर आपका मित्र ओ आता है, और फिर क्या बताया था मैंने आपको? फिर दीर्घ ओ आता है। क्या आता है? दीर्घ ओ आता है। यानी नीचे वालों के साथ तो बिंदु लगने का मतलब ही नहीं है, नीचे वालों के साथ तो बिंदु लगने का मतलब ही नहीं है। सिरोरेखा के ऊपर मात्रा क्या इसमें है? इसमें भी नहीं है। ना इसमें सिरोरेखा के ऊपर कुछ है, ना इसमें सिरोरेखा के ऊपर कुछ है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो सिरोरेखा के ऊपर कितनी मात्राएं होती हैं? जैसे ये छोटा ई होता है, की हो गया, की। जैसे मैं बोलूं ये दीर्घ ई हो गया, इसमें दीर्घ मात्रा होती है। जैसे मैं बोलूं दोस्त के होता है, के। या मैं बोलूं दीर्घ कै, कैसा में आता है, के। और मैं बोलूं को हो सकता है क्या दोस्त? हाँ जी भैया। कौ हो सकता है क्या? हाँ जी भैया। तो कभी भी दोस्त यदि ऊपर मात्रा है तो कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? ये आपका 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ऊपर यदि मात्रा है तो मात्रा के साथ कभी भी चंद्रबिंदु नहीं आएगा, क्योंकि मात्रा के साथ चंद्रबिंदु इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि इससे फिर छपाई में या हिंदी भाषा के शब्दों की छपाई और प्रिंटिंग में बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ एक चंद्र जैसी आकृति होती है तो यहाँ पर चंद्र ना लगाएं। तो कभी भी मात्रा के साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात मित्र समझ में आई? बहुत सारा प्यार शालिनी, प्यारे बच्चे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। मेरी बात को समझे आप लोग। तो कभी भी मात्रा के साथ में क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे। अगर सिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, सिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे। ये बात एक बार में आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मेरे कुछ मित्र पूछ रहे थे हंसना में तो क्या लगाएं? हंसना में तो यहां हंसना लगाएं कि हंसना लगाएं? मेरे मित्र इतना बेसिक ज्ञान तो आपको समझना होगा कि ये क्रिया है, ये मैं आपको क्रिया चैप्टर में समझाऊंगा कि हंस मूल धातु होती है और ये वाला हंस एक पक्षी होता है। हंस एक पक्षी होता है तो क्या बोलेंगे? अगर यहां ये प्रयोग कर दिए, दोनों शब्द ही अलग हैं, ये दोनों शब्द ही अलग हैं, एक पक्षी को और एक मूल धातु को दर्शाता है। इतनी बात में भाई साहब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार आगे चलें। समझ में आया? दिमाग की नस थोड़ी सी खुली?
बोलेंगे हिंदी को दोस्त हमको रटना नहीं है, हिंदी को हमको जीना होगा और हिंदी हमारी रग रग में बसनी चाहिए। और आपको धीरे धीरे, एक ही दिन में, आप, मैं फिर हमेशा कहता हूँ, एक ही दिन में सब कुछ सीखने का प्रयास मत कीजिए, एक ही दिन में आप सीख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे, यहां पर देखते हैं क्या बोलेंगे जी। अब आएंगे हम किस पर, आपका, अब आते हैं हम आपका व्यंजनों का विभाजन। अब हमने स्वरों को पूरी तरह से जाना, स्वरों के बाद में हमने परंपरागत वर्णों को जाना, अब हम व्यंजन को जानेंगे। किसको? व्यंजन को जानेंगे। और व्यंजनों के विभाजन के लिए दोस्त सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सारे व्यंजन आप अपनी कॉपी पर लिख लें, का, खा, गा, घा और आपका अंगा होगा। क्या होता है? एक बार बोलेंगे मेरे साथी, कॉपी पर लिखने का हमेशा प्रयास करें। चा, छा, जा, जा, झा, क्या होगा? झा, और अइया होता है, अइया। टा, ठा, डा, टा, ढा, ढा और अण होता है, अण। ठीक है, ता, था, दा, धा, धा, ना होता है, पा, पा, फा, बा, भा, भा और मा होता है। क्या होता है? मैं होता है। इतना लिखेंगे पहले। तो ये हमारे कुल मिलाकर के बेसिक मैंने आपको बताए थे कि कुल 33 व्यंजन मैंने आपको बताए, जिसमें से अभी आप 25 को लिखेंगे। पहले इनकी प्रकृति जानेंगे, पहले इनकी प्रकृति जानेंगे। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्त, समझना एक बार। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? सर मुझे थोड़ा विसर्ग का, बच्चा नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी बात तो याद रख सकते हो। विसर्ग अगर आपके समझ में नहीं आया कि जी विसर्ग जो होता है, मैंने बड़ी आसान तरीके से बताया कि व्यंजन सदैव आपका विच्छेद करेंगे। तो पहले इसमें कोई ना समझने जैसी बात थी ही नहीं मित्र। अगर आप तब भी नहीं समझ पाए और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ आपके समझ में नहीं आई, तो आप एक छोटी सी बात याद रखो कि आपका जो अनुस्वार और विसर्ग हैं वो आपका ना तो स्वर है ना व्यंजन है, वो अयोग वहाँ है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, बड़ा अच्छा लिखा है सूरज सिंह ने, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। यानी जड़ बुद्धि जो आपका एक ऐसी बुद्धि होती है जो अक्रिय होती है, अक्रियाशील होती है, अभ्यास करते करते वह क्रियाशील हो जाती है। आगे क्या बोलेंगे जी? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा, छा, झा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मैं। ठीक है, और ता, था, दा, धा, न। अब दोस्त यहां पर एक बात समझना, यहां पर एक 3 चीजों को और ध्यान से देखें। इस वर्ण पर जरा ध्यान दे, था पर, इस वर्ण पर जरा ध्यान दे, धा पर, और इस वर्ण पर जरा ध्यान दे, भा पर। किस पर? भा पर। इन तीनों को आप देखेंगे तो ये ऊपर से कैसी प्रकृति है इनकी? घुमावदार है, घ की नहीं होती है, घ की घुमावदार प्रकृति नहीं होती है। इसकी प्रकृति कैसी है? ऊपर से घुमावदार है। इसकी प्रकृति मित्र कैसी है? घुमावदार है। देख पा रहे हैं? बोले यस और नो। क्या इसकी प्रकृति घुमावदार है? ये आप देख पा रहे हैं? तो दोस्त कभी भी ऐसे शब्दों को लिखें ना, जैसे थर्मस शब्द लिखें, तो कभी भी थ के ऊपर सिरोरेखा नहीं जानी चाहिए। जहां पर ये आपका गोलाई में हो सिरोरेखा के पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं इस शब्द को, तो ये मेरा लिखने का उचित तरीका नहीं होगा। हालांकि हम कई बार ऐसा लिख देते हैं, लेकिन आप ना लिखा करें। जैसे मैं बोल दूं धनुष, क्या बोल दूं? धनुष, और आप धनुष को ऐसे लिख दें, तो ये धनुष लिखने का एक सही तरीका नहीं है। क्या बोलोगे? अगर ऊपर से घुमावदार है, ऊपर से यहां पर एक घुंडी बनती है, तो उसको खाली छोड़ना है। जैसे मैं बोल दूं आपसे भाला, तो भाला में क्या करेंगे? भय को खाली छोड़ेंगे। इतनी छोटी सी बात समझ में आई। कभी भी लेखन में इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। हो सकता है कल आप परीक्षाएं दे बच्चे, कल आप मेंस वगैरह लिखें, हिंदी भाषा का कुछ लिखें, कहीं ऐसी परीक्षा हो, तो वहां पर ये छोटी अशुद्धियां बहुत देखी जाती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दोस्त ये कितने हैं, इनको गिन के बताइए जरा, इनको गिन के बताइए। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो पहली बात हमको सीखनी है, पूछा जाता है वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? कुल संख्या। तो आप कहेंगे ये लगभग एक वर्ग बनाते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या होती है मित्र 25।
वर्गीय से क्या मतलब हुआ भैया? आप लोग गणित में दोस्त वर्ग को पढ़ते होंगे। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या कहेंगे? वर्ग की। इसीलिए आप उसको कह भी देते हैं कि हम लोग कहते हैं क्या, उसका क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 4 गुणा भुजा उसके क्षेत्रफल को हम कह देते हैं, क्योंकि चारों उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके भी बराबर हैं या नहीं है? ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5 और ऐसे भी 5। बोलो एक वर्ग का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? उनको दोस्त हम 25 कहते हैं, 25 कहते हैं। लेकिन इस 25 का विभाजन होता है आपका, इस 25 का विभाजन होता है आपका, अगर हम बात करते हैं 16 प्लस आपका 4 और प्लस 5 में, 16 प्लस 4 प्लस 5 में। क्यों जी? इन्हीं के अंदर विभाजन किया हिंदी के मान्य लोगों ने, और कहते हैं वर्गीय व्यंजन जो 25 हैं, जो 25 हैं उसमें से मित्र आपका, उसमें से इन्होंने कहा कि 16 जो होंगे उन 16 को बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। अलग से हम इसको स्पर्शी व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनसे जिह्वा का कोई ना कोई हिस्सा स्पर्श करता है मुख के अंदर, स्पर्शी व्यंजन। और 4 जो होते हैं दोस्त हमारे, इसमें 4 जो होते हैं इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। यानी जीव का हिस्सा स्पर्श तो करता ही है, साथ में एक संघर्ष, एक रगड़ भी पैदा करता है, स्पर्श संघर्षी। और जो 5 होते हैं मित्र, इसी में उन 5 को कहते हैं नासिक्य। क्या बोलते हैं? नासिक्य कहा जाता है, नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। क्या कहता है? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन इन्हीं 25 में से, इन्हीं 25 में से ऐसा व्यंजन जो किसको पैदा करेगा दोस्त आपका? क्या बोलेंगे? जो किसको पैदा करता है आपका, आप कहेंगे वह भैया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, दिखे ना शायद, अभी दिख पा रहा है ना मित्र? एक बार देखें, अभी दिख पा रहा है ना? तो मैंने कहा स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं 25 को बांटते हैं तो 16 में, 5 में और आपका 4 में। तो हम बात करेंगे नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है। क्या बोलेंगे? नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है? तो नासिक्य व्यंजन जो होते हैं मित्र, वो होता है आपका 5वां वर्ग, क्योंकि इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। वर्गीय में 5 ऐसे हैं जो नासिक्य भी हैं, और नासिक्य कौन कौन से होते हैं? अंगा, अंगा, अणा, अणा होता है, ठीक है, आपका अइया हो जाएगा, अइया हो जाएगा, ठीक है, अइया हो गया, अणे हो गया, ना हो गया और मैं हो गया। तो इन्हीं 25 में से 5 को विशेषतः क्या कहा गया है? नासिक्य, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर भैया मैं बात करूं आपसे स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वह होते हैं हमारे 16। क्या बोलोगे? वह होते हैं हमारे 16। और सुनो, दूसरे पेन से करते हैं, वह होते हैं हमारे 16। क्या बोलोगे? कौन से 16 हैं जी? 4 या 12 तो ये हो गए, और ये स्काई ब्लू से जो मैं खींच रहा हूं ये हमारे कैसे हैं? स्पर्शी व्यंजन है, जीभ का सिर्फ स्पर्श मात्र होता है। तो स्पर्शी में 16 देख पाएंगे कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे इन 16 को यदि मैं लिखूं तो मैं कहूंगा स्पर्शी जो व्यंजन होंगे वह होंगे का, खा, गा, घा। अंगा कहाँ गया? अंगा को बांट दिया नासिक्य में। फिर बात करते हैं टा, टा, ठा, डा और ढा हो गया, ढा हो गया, ठीक है। फिर आया ता, था, दा, धा, ठीक है। फिर उसके बाद में पा, फा, बा और भा हो गया। क्या हो गया मित्र? भय हो गया। तो ये हो गए स्पर्शी व्यंजन, जिनकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या जिनकी 16 है। अब आते स्पर्श संघर्षी, जिनसे जीभ भी स्पर्श करती है और संघर्ष भी होता है। तो स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं? तो हम आपका कॉपी पर आप लोग लिखेंगे, किस पेन से दिखेगा? इससे दिख जाएगा। चा, छा, जा, झा, ये चारों कैसे हैं? लिखना, ये चारों के चारों आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। स्पर्श संघर्षी ये जीभ के स्पर्श के आधार पर हम कहते हैं। तो कभी मित्र कंफ्यूज तो नहीं होंगे। चा, छा, चा, छा, जा, झा, ठीक है।
यानी हमने एक बात सीखी कि जो 25 हैं वो वर्गीय हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, आंखों को आप लोग बंद कर लीजिए और आप कहिए कि का खा गा अंगा, चा छा झा अइया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मैं। आप कहेंगे ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं, तो इनको हम वर्गीय कहते हैं। और वर्गीय इन 25 को हम बांट सकते हैं। जो पांचवा खंड है वो नाक की ध्वनि से निकलता है, तो उसको नासिक्य भी कह देते हैं। यानी नासिक्य कुल कितने व्यंजन है? तो 5 है। ठीक है, कुल अभी वर्ण नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ व्यंजन कह रहा हूं। अभी इसमें हम बाद में स्वरों को भी शामिल करेंगे। अभी बोले नासिक के व्यंजन कितने? तो 5 हैं। अभी इतने बात याद रखें। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? जिनमें जीभ स्पर्श के साथ साथ में संघर्ष भी करती है, तो कहेंगे वह कितने होते हैं? 4 होते हैं जी। और स्पर्श संघर्षी कौन कौन से? चा छा जा झा होते हैं। और बाकी बचे 16 क्या होते हैं? स्पर्शी होते हैं। क्या बोलेंगे? बाकी क्या बोलोगे? बाकी आपका स्पर्शी होते हैं। क्या बोलोगे? बाकी हमारा स्पर्शी होते हैं। एक दोस्त ने मेरे ने बोला कि जी सासलजम जो है आपका, सासलजम कैसा होगा? मेरे दोस्त अभी हम सैसलजम की बात ही नहीं कर रहे हैं। सैसलजम ऊष्मीय होगा, वो बात हम ऊष्मीय में करेंगे, ऊष्मीय में करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर साहित्य का रोल कितना हो सकता है? साहित्य मेरे मित्र आप ये मान के चलिए कि साहित्य से आपको परीक्षा में, मैंने पहले भी कहा था 2020 वाली परीक्षा, उसमें जो आपका जो 21-22 वाला पेपर लेट हुआ बड़ा, उसमें भी मैंने लोगों को गाइड किया। लोग कहते रहे जी 15 क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहानियां उसमें रची। मैंने तब भी कहा था आपसे 6 से 7 प्रश्न आइडियल होते हैं और आप 6 प्रश्नों का एक आधार मान के चले साहित्य से। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? एक बार बोलें, इस बात में कोई परेशानी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दोस्त एक बार मुझे बोलें, आगे आते हैं। ठीक है, 25 का विभाजन आप जान चुके, 25 का विभाजन आप जान चुके। प्रिंस यादव जी कह रहे हैं नासिक के व्यंजन 5 नहीं 6 होते हैं। मेरे दोस्त नासिक के व्यंजन 5 या 6 नहीं होते। नासिक के व्यंजन तो 5 होते हैं, लेकिन जब इसमें मैं अनुस्वार को शामिल करूंगा तो नासिक के वर्ण कुल 6 होते हैं। अभी मैंने नासिक के वर्ण की मित्र आपसे बात की ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ नासिक के व्यंजन की बात की है। नासिक के व्यंजन की बात मैंने आपसे की है। व्यंजन, नासिक के व्यंजन पूछे तो सब मित्र क्या कहेंगे? 5 कहेंगे। मैंने कल भी आपको बात समझाई दोस्त, संदेह की कोई बात ही नहीं है, संदेह की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। चैप्टर के बाद में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा समय दूंगा। हमेशा एक सेशन रखेंगे हम कम से कम 10 मिनट का, जिसमें मैं आप सब लोगों के हर चैप्टर के बाद में एक डाउट लूंगा। 10-15 मिनट, 20 मिनट भी चल सकता है। अंतस्थ व्यंजन 25 में तो हमने कह दिया कि आपका वर्गीय व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात हम करते हैं। किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्त हमारे, क्या बोलोगे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वा होता है। क्या होता है? या, रा, ला, वा होते हैं, या, र, ल, व होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? जो व्यंजन हमारे, जैसे हम बोले या, हम बोले रा, ला, वा, इनको अंतस्थ कहने का मतलब क्या था कि ये अंतः स्थित हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा ये अर्ध व्यंजन है, बहुत सारे लोगों ने कहा ये अर्ध स्वर हैं। आधे स्वर की भांति व्यवहार करते हैं और आधे व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया। जरा देखेंगे तो यह है और वह है, यहां पर 2 बातें निकल के आती हैं। यह और वह, इन दोनों को हम कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर कहने का क्या कारण है? यानी आधे स्वर इनको क्यों कहते हैं आधे स्वर? जैसे दोस्त यह के निर्माण का हम अगर एक शब्द देखते हैं, ये यहां से प्रचलन में आया, को आ, को आ। ये आ स्वर है कि नहीं है? बोले यस और नो। क्या मैं कोआ को कोवा भी लिख सकता हूं? हाँ भैया, ये दोनों शब्द ही शुद्ध माने जाते हैं। यानी एक स्वर की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? एक स्वर की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? एक ही जगह वह को इस्तेमाल कर लिया हमने। क्या बोलोगे? एक ही जगह वह को इस्तेमाल कर लिया। ऐसा ही एक शब्द आता है दोस्त महिलाएं। क्या होता है? महिलाएं। महिलाएं, मुझे बताएं ए एक स्वर है कि नहीं है? लेकिन मैं महिलाओं को, तो हिंदी भाषा कहती है कि इसको यदि महिलाएं लिखा जाए तो कोई ताज्जुब आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक ही जगह यह का इस्तेमाल हो जाता है, एक ही जगह यह का इस्तेमाल हो जाता है। तो यह भी शुद्ध होगा और यह भी शुद्ध होगा।
यानी वे का इस्तेमाल किसकी जगह हुआ? स्वर की जगह। और ये का इस्तेमाल किसकी जगह हुआ? ए की जगह हुआ। तो ये व्यंजन तो है ही, लेकिन स्वर की भांति कहीं कहीं पर व्यवहार कर रहे हैं या नहीं? हर जगह व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर आपका वे लिखा हुआ है, आप कहीं पर आपका ए लिखा हुआ है, उसको आप वैसे हटा दें, उसको आप वैसे हटा दें। ऐसे नहीं कर सकते आप। जैसे मान के चलिए कुआं शब्द लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको कुआं लिख दें। कुआं लिख दिया तो फिर तो पूर्ण प्रतिस्थापन हो गया, फिर तो ये पूर्ण स्वर हो जाता, फिर तो ये पूर्ण स्वर हो जाता। तो क्या बोलेंगे जी? अर्थ अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसका मतलब कहीं कहीं पर व्यवहार करता है आधा स्वर, इसीलिए कहते हैं, नहीं तो पूर्ण स्वर ना हो जाता। आइए, एक मेरे मित्र ने, हिमांशु साक्य जी ने बहुत अच्छा लिखा है। आइए जो शब्द होता है, क्या बोलोगे? आइए जो शब्द होता है, इसमें ए एक स्वर है, और इसकी जगह दोस्त हम क्या लिख सकते हैं? आइए। तो ये जो ए का इस्तेमाल, ये ए की जगह ये का इस्तेमाल हुआ, तो यानी कहीं कहीं पर इस्तेमाल हो जाता है, इसीलिए क्या बोलेंगे? इसको अर्धस्वर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, यानी अंतस्थ में से ये और वे को अर्धस्वर भी कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। जो रे है, रे को जब आप बोलेंगे तो रे को बोले रे, तो जीभ कांप जाती है, इसीलिए रे को जीभ कांपने की वजह से दोस्त प्रकंपित, क्या बोलेंगे? प्रकंपित, या जीव प्रकंपा को ही हम लुंठन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको मित्र हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? लुंठित व्यंजन कहते हैं, ये बात याद रखेंगे, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं आपका ले की, किसकी? ले की बात करें तो ले को वो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, तो ले को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने के कारण उसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक। इतनी बात समझ में आई मित्र मेरा? इतनी छोटी सी बात समझ में आई, तो ये मिटा दूं मैं यहां से, ये हम मिटा सकते हैं कि अर्धस्वर इसको क्यों कहते हैं, और रे जीभ कांपने की वजह से उसको हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, और ले को हम पार्श्विक कहते हैं। अब आते हैं आपका, अब हम आते हैं बच्चे किसकी तरफ? एक शब्द आता है ये और वे, जो हैं ये और वे जो अर्धस्वर हैं, इनको याद रख लेना, इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, क्या बोलोगे? इनको डॉक्टर, हिंदी के एक विशेषज्ञ हुए हैं दोस्त, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, किसने? भोलानाथ तिवारी ने अर्धस्वरों की बात कर रहे हैं, इनको यानी अर्धस्वरों को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन, क्या? संघर्षहीन यानी बिना संघर्ष का, और प्रवाह के साथ में संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है। तो कभी आपसे पूछा जाए, सप्रवाह व्यंजन भी कहा है, कभी पूछा जाए संघर्षहीन सप्रवाह कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे भैया कौन कौन? ये और वे होते हैं। क्या होते हैं? ये और वे होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ये कहा है। ठीक है, बोलेंगे जी। एक बच्चा कह रहा रे को लुंठित क्यों कहते हैं? अभी मैंने समझाया था दोस्त, क्लास में ही बोला है कि इसमें जीभ कांपती है, और जीभ का जो कांपना है, प्रकंपन, उसी को हम लुंठन भी कहते हैं, उसी को हम लुंठित भी कहते हैं। ठीक है भैया, इसलिए कौन सा सही होगा? इसलिए ये सही होता है बच्चा। अभी ऐसे शब्द मत पूछो मित्र, ये मैं वर्तनी में सिखाऊंगा आपको। इसीलिए कुछ नहीं होता, इसलिए होता है, ये वर्तनी में सीखेंगे। कमेंट सेक्शन से दूर रह के, मैंने कहा ना, आपका पेन कागज पर चलना चाहिए, कागज पर चलना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी यूपीएसआई परीक्षा पास नहीं हुई थी, और वो आज अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और हिंदी में बच्चे स्थानीय रूप से एक बड़ा नाम उनका हो चुका है। तो सीखना बहुत जरूरी है, और सीख करके आप जिंदगी में कुछ भी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझे? ये और वे, रे और ले। इससे आगे चलेंगे दोस्त। अंतस्थ व्यंजन समझे? अंतस्थ के बाद में आता है आपका क्या? अंतस्थ के बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्मीय व्यंजन, या ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? क्या बोलोगे? उच्चारण में, या लिखें
जिन वर्णों के उच्चारण में 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 जोर से श्वास खींचना पड़ता है। कैसे? जोर से श्वास खींचना पड़ता है, खींचना पड़ता है। कौन से होंगे? खींचना पड़ता है। देखेंगे जरा, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है, ऐसे कौन कौन से होते हैं मित्र? तो हम कहेंगे ऐसे होते हैं आपका श, क्या बोलोगे? श शलजम होता है, स सपेरा होता है, श षटकोण होता है आपका, और मित्र एक होता है आपका है, क्या बोलोगे? है होता है। तो ये वो हैं चारों जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खींचनी पड़ती है। क्या बोलोगे? अधिक श्वास खींचनी पड़ती है। क्या खींचनी पड़ती है? अधिक श्वास खींचनी पड़ती है। ठीक है, बोलेंगे जी। सर यदि प्रश्न पूछे तो स्पर्शी व्यंजन कितने कहें? मेरे मित्र, जितना मैंने बताया है उतना ही आपको कहना होगा, जितना बताया है उतना ही कहना होगा। एक बच्चे ने पूछा है, मोहित मौर्य जी ने, अमानक वर्ण कौन से होते हैं? अमानक वर्ण वो होते हैं मित्र जो अब हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते। यानी कि संस्कृत के कुछ शब्द थे जैसे लरा, लरा जैसे लरा धातु जैसे प्रयोग होते थे, या एक आपका भा, भा में एक प्रयोग होता था, इस तरह का। ये संस्कृत के कुछ थे जो हिंदी में प्रयोग होते थे, यानी अब हिंदी के मानकीकरण के अनुरूप नहीं है, इसीलिए मित्र उनको अमानक वर्ण कहते हैं। समझे मित्र? आगे आएंगे। सर जी आपने बताया था ट्रक में टे आधा होता है, तो क्रम में के आधा क्यों नहीं होता? मेरे बच्चे, क्रम में भी के आधा ही होता है। मैं आपको अगली ही क्लास में समझाऊंगा, जब मैं आपको वर्णमाला बताऊंगा ना, वर्णमाला में अक्षरों का क्या क्रम होता है, जब मैं आपको वर्ण विच्छेद सिखाऊंगा तब ये बात आप पूर्ण तरह से सीख पाएंगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? तो ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचनी पड़ती है, जोर से श्वास खींचनी पड़ती है। तो जोर से श्वास जब हमने खींची तो मित्र क्या होता है? इसमें एक गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होता है? एक गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। हथेली रखें अपने पास में, बाहर निकलती है, और बोले हाँ, तो एक गर्म ऊष्मा बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? हथेली देखें अपनी, हथेली पर देखें, इनमें क्या होता है? एक गर्म ऊष्मा बाहर भी निकलती है। बोलेंगे एक बार, क्या होगा? ये पेन क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर? चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। तो एक गर्म ऊष्मा, आप बोल के देखें, सा शा श हा, तो क्या होगा? एक आपका गर्म ऊर्जा, क्या बोलेंगे? एक गर्म ऊर्जा या गर्म ऊष्मा भी बाहर आती है। एक अंतिम टॉपिक आज का हम जान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका आगत स्वर। क्या कहते हैं? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आगत स्वर दरअसल में बच्चे, आगत स्वर जो है ना, वो ना तो स्वर है, हम उनको स्वर नहीं कह सकते। ये दरअसल में हिंदी में प्रयोग बाहर से आने वाले शब्दों में होते हैं। और बाहर कौन से? अंग्रेजी के शब्दों में होते हैं। क्या बोलोगे? अंग्रेजी के शब्दों में होते हैं। जैसे देखेंगे, क्या बोलेंगे? यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी के शब्दों को, किसके शब्दों को? अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए। किसमें? अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए। क्या बोलेंगे? हिंदी में लिखा जाए, लिखा जाए। इतनी बात समझे? कैसे जी? जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है हॉस्टल, इसको आप हिंदी में लिख के मित्र देखिए। जैसे मैं एक शब्द बोलूं आपसे, हॉस्पिटल एक शब्द है, इसको आप अंग्रेजी में लिख के देखिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कॉलेज एक शब्द है जो अंग्रेजी का शब्द है, नॉलेज एक शब्द है जो मित्र किसका? आपका अंग्रेजी का शब्द है, नॉलेज। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कॉफ़ी शब्द को आप लिख के देखिए, कॉफ़ी शब्द को आप लिख के देखिए। या दोस्त मैं आपसे कहूं ऑपरेशन शब्द को आप हिंदी में लिख के देखिए, ऑपरेशन शब्द को, तो क्या कहेंगे? हॉस्टल को कैसे लिखें जी? ऐसा ही, हिंदी रूप ना लिखने लग जाना इसका, छात्रावास लिख दो कभी, हॉस्टल यानी छात्रावास नहीं लिखना है। क्या बोलेंगे? उसको हॉस्टल कहेंगे। हॉस्पिटल को कैसे लिखेंगे? हॉ, तो आवाज किसकी आ रही? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल होगा। क्या होगा? हॉस्पिटल होता है। ठीक है। कॉलेज होता है, क्या होता है? कॉलेज होता है।
कॉलेज नहीं होता, कॉलेज। नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज। और कॉफी होता है, क्या होता है? कॉफी होता है। तो ऐसे मत लिख देना, पता चले कॉफी लिख दिया, कॉफी लिख देते हैं बहुत सारे दोस्त। अंग्रेजी के शब्द को यदि ओ लगा रहे हैं तो किससे लगाएंगे भैया? किससे लगाएंगे? आगत स्वर से लगाते हैं। और आगत स्वर मित्र कौन सा होता है? तो अब आप पहचान पाए होंगे, जैसे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। तो ओ किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है? तो आगत स्वर कौन सा होता है? जो सिरोरेखा के ऊपर ये दर्शाया जाता है। समझे आगत स्वर क्या होता है? बहुत सारे दोस्तों ने लिखे हैं शब्द। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर काकल्य वर्ण भी होते हैं? हाँ बच्चे, अभी हमने पूरा विभाजन नहीं किया है, अभी हमने पूरा विभाजन नहीं किया। अभी मैं आपको अली जिह्वा वर्ण बताऊंगा कौन से होते हैं, जिह्वा मूल्य बताऊंगा मैं आपको। हम ये भी याद रखेंगे नुक्ता वाली ध्वनियों को कहाँ रखा जाएगा। अभी हम व्यंजन को भी पूर्ण तरीके से नहीं सीख पाए हैं। अभी तो हमको कचट तब पढ़ना होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा आपका, फिर दंत और ओष्ठ्य व्यंजन हम सीखेंगे, फिर आपका तब। अभी 2 क्लास हमारी और होंगी वर्णमाला की। समझे बात को? समझे बात को? इतनी बात में मेरे मित्र को किसी को कोई परेशानी? आज की कक्षा को एक बार ध्यान से रिवाइज करना। बहुत गहरी और गाढ़ी बातें मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूँ, जैसे मुझे ये बताया जाता था कि बच्चों को वह बात ना बताई जाए, बच्चों को वह, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अध्यापक गणों से मैंने चर्चा भी की है कि बच्चे को ऐसा कुछ सिखाया जाए जिसको वो आसानी से सीख जाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ मेरे मित्र कि अगर सिखाने का प्रयास किया जाए तो हम हर चीज़ को सीख सकते हैं यदि हम प्रयास करें। तो ऐसी ही उम्मीद मैं आपसे पूरे बैच में रखूंगा कि मैं आपको कुछ भी बेहतरीन सिखाने का प्रयास करता हूं तो आप हमेशा खुले दिल से स्वागत करते हुए सीखेंगे और खुद कभी ये नहीं सोचेंगे जी कहीं ये कठिन चीज़ तो नहीं है। कठिन मित्र कुछ भी नहीं है, आप समझने को तैयार होने चाहिए। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, बहुत सारा प्यार।